नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम आईएएस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम 2020 के पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज। तो अब देख लेते हैं न्यू ऑल इंडिया सर्विस के लिए संविधान का क्या प्रोविजंस दिए गए हैं संविधान में। तो फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इसमें सबसे पहले राज्यसभा बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ये डिक्लेयर करेगी कि इट इज नेसेसरी टू क्रिएट सच एंड सच ऑल इंडिया सर्विस। उसके बाद पार्लियामेंट बाय लॉ विल एस्टेब्लिश। सो हियर हम ये देखते हैं कि राज्यसभा हैज एडिशनल पावर्स देन लोकसभा एंड नॉट इक्वल पावर्स। तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। आर्टिकल 368 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट एक्ट होता है वो दोनों हाउसेज में जब 2/3 मेजोरिटी से ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास हो जाएगा तो देन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अमेंडेड except for certain conditions in which also ratification by legislature of more than half of states is also required. तो सामान्यतया ये देख सकते हैं, बट उस केस में भी so far as power of Lok Sabha and Rajya Sabha are concerned they are equal. So this appears to be correct answer. पर दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, क्या पता हमें कोई और ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिल जाए। तो है रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट। तो रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट हम सब जानते हैं कि ओनली लोकसभा हैज दिस पावर। अगेन हम आते हैं मेकिंग कट मोशन। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कट मोशन होता क्या है। आर्टिकल 113 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स, जब भी बजट पेश किया जाता है तो गवर्नमेंट डिमांड ऑफ ग्रांट्स पेश करती है। उसके बाद उसको जब लोकसभा वोट के द्वारा पारित कर देती है तो उसके बाद ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जा सकता है। तो कट मोशन होता है कि जब इन डिमांड ऑफ ग्रांट में किसी तरह का कोई कटौती का एक मोशन लगाया जाए। तो बेसिकली ये दिखाने के लिए होता है कि हम आपकी जो नीतियां हैं उनसे सहमत नहीं है। तो ऐसा कट मोशन यदि पास हो जाएगा तो उसका इफेक्ट भी ये होता है कि इट इज हैज द इफेक्ट ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो अगेन यहाँ पे हम देखते हैं दिस पावर इज ओनली विद लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा वोट नहीं करती है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे। तो अगेन ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बचा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं हम विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर एमपी लैड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जो ये एमपी लैड्स है ये एक इसके बारे में समझ लेते हैं ब्रॉडली कि क्या होता है। एमपी लैड्स ये स्कीम आई है 1993 में। इसमें जो एमपीज होते हैं उनको फंड दिया जाता है जिससे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉर लोकसभा एमपीज एंड फॉर राज्यसभा एमपीज फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम विच दे आर इलेक्टेड वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क्स करा सके। तो प्रेजेंटली 5 करोड़ रुपीस पर ईयर का ये फंड होता है। इसमें डेवलपमेंटल वर्क्स टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ये वो करवाते हैं, लोकल एजेंसीज द्वारा एग्जीक्यूट होता है ये। और इसमें ये भी ध्यान रखने की बात है कि इन केस ऑफ ए नेचुरल कैलेमिटी ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या स्टेट के बाहर भी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड दे सकते हैं। ऑल्सो फॉर सर्टन प्रोजेक्ट्स ऑफ विच प्रमोट नेशनल हार्मनी उसमें भी ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर 25 लाख तक का फंड दे सकते हैं। तो ये ब्रॉड ओवरव्यू हमने समझ लिया। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। एमपी फंड्स, एमपी लेड फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST population. This is also correct. नेक्स्ट हम आते हैं एमपी लेड फंड्स आर सैंक्शनड ऑन अ ईयरली बेसिस
and the unused funds cannot be carried forward to the next year. दोस्तों ये याद रखिए कि ये जो फंड्स होते हैं नॉन लैप्सेबल होते हैं, मतलब ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड करे जाएं। तो ये जो कथन है कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड, दिस इज रॉन्ग। ये हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया इसमें। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इज करेक्ट। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लोकल अथॉरिटीज बनाती हैं, उसको 10% ऑफ वर्क्स दे विल हैव टू बी इंस्पेक्टेड, दिस इज करेक्ट। सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 3 हमारे पास गलत है, दिस बिकम्स रॉन्ग एंड 1, 2 and 4 आर करेक्ट, so this becomes correct. Next हम आते हैं which of the following categories of fundamental rights incorporated against untouchability as form of discrimination। तो untouchability as a form of discrimination को कौन सा राइट अबॉलिश करता है? ये हम पहले भी देख चुके हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 और 24 में, फ्रीडम है 19 से लेके 22 तक, फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है 32 और राइट टू इक्वालिटी ये है 14 to 18। और इसके अंदर जो 17 है आर्टिकल 17 वो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन डी, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट हम आते हैं इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम देख चुके हैं, ये स्पेसिफिकली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की कोई बात नहीं करता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 50 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये डायरेक्टली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। इसी के परस्पेंस में 1973 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इनैक्ट किया गया था, जिसे सीआरपीसी के नाम से कॉमन पार्लेंस में हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं। तो इससे पहले स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं हुआ करता था। इस एक्ट के बाद एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की क्लास आई है एंड जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल, अरेस्ट, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस एक्सेट्रा, ये वाला जो भी काम है ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स देखते हैं अंडर सीआरपीसी। और जो लॉ एंड ऑर्डर के फंक्शंस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में कौन आ जाएंगे? तहसीलदार, एसडीएम, डीएम एक्सेट्रा। तो ये सेपरेशन हो गया है। और ये जो सेपरेशन एनविसाज किया गया था ये आर्टिकल 50 में एनविसाज किया गया है। इससे पहले जो ब्रिटिश टाइम्स था उसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होता था। स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होगा ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा। जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा वहाँ ऑपरेशन होगा। तो ये प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी ये डिमांड अक्सर आती रही है पहले से ही। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 7th शेड्यूल ये सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करता है कि किस सब्जेक्ट पे सेंट्रल लॉ बना सकता है और किस सब्जेक्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। सो दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द कन्वेंशनल प्रैक्टिस, ऐसी दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ऐसी कोई कन्वेंशनल प्रैक्टिस नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं दोस्तों। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। तो इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है इंडिया में, बट इट इज नॉट ए गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट का जो टॉप एग्जीक्यूटिव है दैट इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, बट इट इज नॉट द गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। तो ये ऑप्शन गलत है। पॉपुलर गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट से आशय है इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो कई दूसरी कंट्रीज में भी होती है। कई जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं वो भी कहते हैं कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, पॉपुलर इलेक्शन करा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट पॉपुलरली इलेक्टेड है, बट दैट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, तो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है बट इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई मल्टी पार्टी गवर्नमेंट हो, सिंगल पार्टी भी हो सकती है।
मल्टी पार्टी भी हो सकती है. सो दिस इज अगेन नॉट ए रेलिवेंट ऑप्शन. तो अब हमारे पास ऑप्शन रह जाता है लिमिटेड गवर्नमेंट. तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ही होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी. गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेलिटीज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे. एक डॉक्यूमेंट होगा, आप थोड़ा समझ भी लेते हैं, एक बेसिक ओवरव्यू हम ले लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ये हम अक्सर पढ़ते हैं, पर ये एक्चुअली होता क्या है. तो किसी भी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये हाईएस्ट लॉ होता है, और जितने भी लॉज हैं वो, और जितनी भी अथॉरिटीज हैं, लॉफुल अथॉरिटीज इन द कंट्री, ये सब अपनी पावर डिराइव करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. इट इज द सोर्स ऑफ ऑल लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट. तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता. हर लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन की पालना करनी होगी. तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसा जो सुप्रीम लॉ है, ये इसका भी एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ. तो हम पहले भी देख चुके हैं कि मिडिवल टाइम्स में यूरोप में मोनार्क्स होते थे, बहुत पावरफुल मोनार्क्स होते थे. सारी पावर ऑफ स्टेट वाज वेस्टेड इन दीज पीपल. तो ये अपने हिसाब से उस पावर का यूज करते थे. आर्बिट्रेरीनेस थी, किसी को भी सपोर्ट करते थे, किसी का भी दमन करते थे, जैसे उनके इंटरेस्ट को सूट करता था. तो अब धीरे 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 साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, रेनेसां आई, ट्रेड बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी. तो इससे एक न्यू क्लास ऑफ पीपल क्रिएट हुई, जिसे मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के अलावा एक और क्लास जो है कैपिटलिस्ट क्लास. तो इनके पास भी अब धन आने लगा, पैसा आने लगा. तो जब पैसा आने लगा उनके पास, तो उनके पास रिसोर्सेज आए, जिससे वो किसकी पावर चैलेंज कर सकें, इनकी पावर को इन्फ्लुएंस कर सकें. शुरू में चैलेंज करने जैसी कोई बात नहीं है, शुरू में इनको उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की. तो धीरे धीरे जो मोनार्क की एब्सोल्यूट पावर थी वो इरोड होने लगी. एनलाइटनमेंट आया, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई, उनको पता पड़ा कि कैसे कैसे हमारा दमन हो रहा है. उन्होंने अपने राइट्स क्लेम करने चालू करे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ 200 to 300 ईयर्स ग्रेजुअली जो मोनार्क्स की पावर थी वो गिरी. जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पे थी, तो कभी रेवोल्यूशन आए तो नीचे, फिर काउंटर रेवोल्यूशन आए तो पावर ऊपर, ऐसे करके, बट जनरली एक डाउनवर्ड स्पाइरल हुआ. तो ये प्रोसेस यूरोप में तकरीबन हम समझ सकते हैं कि 1700s के एंड और 1800s के शुरुआत में इसका जो कल्मिनेशन हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज के रूप में हुआ. कई देशों में ये प्रक्रिया पहले हुई, कई देशों में ये प्रक्रिया बाद में हुई. जैसे हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में ये प्रक्रिया दूसरे देशों से पहले हुई, उसके बाद दूसरी कंट्रीज में हुई, फ्रांस एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसका जो एंड था, तो एंड में हम कहाँ से पहुंचे, यहाँ एब्सोल्यूट जो पावर थी, एब्सोल्यूट गवर्नेंस से लेके लिमिटेड गवर्नेंस तक. तो इससे हम ये समझ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट कहता है, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948. तो एक बार हम थोड़ा सा इस पे देखते हैं. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ईयर है 1948. हमने देखा है कि 1939 से लेके 1945 तक दुनिया में उस वक्त तक का सबसे भीषण युद्ध हुआ. इसमें लाखों करोड़ों लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ, उनको मौत के घाट उतार दिया गया फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. तो इस तरह का जो ऑपरेशन हुआ और परसिक्यूशन हुआ, तो जब लड़ाई खत्म हो गई तो जो वर्ल्ड पावर्स थी उन्होंने सोचा कि अब ऐसी लड़ाई आगे कभी ना हो, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जो लड़ाई को जड़ से ही समाप्त कर, क्योंकि इससे पहले फ्रॉम टाइम टू टाइम लड़ाई होती रहती थी. उन्होंने जैसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो
तो उसका कारण ये था, विश्व शक्तियों ने ये इस नतीजे पे वो पहुंचे कि इसका कारण ये है कि जो लड़ाई के जो मूल कारण है उनका उन्मूलन नहीं हुआ है, इस वजह से लड़ाई होगी। तो जब तक लड़ाई के जो मूल कारण है उनका उन्मूलन नहीं होगा तब तक लड़ाई होती रहेगी। तो उनको अवॉइड करने के लिए सभी लोगों, उसी क्रम में एक चीज है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब है? ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि आप एज ए ह्यूमन पैदा हुए हो, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन आपके पास कुछ राइट्स हैं, इनएलिएनेबल राइट्स हैं, जिनको कोई ले नहीं सकता। आप भले ही किसी जाति, धर्म, रेस, कास्ट और क्रीड के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज soon as you are born as a human being you are vested with these rights। तो ये क्या है? राइट्स हैं लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रीडम फ्रॉम परसिक्यूशन, स्लेवरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो राइट्स हैं, by virtue of being human being, every human being has these rights। ऐसी डिक्लेरेशन ये डिक्लेरेशन ये बात स्थापित करती है। तो ये सेम जो राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल भी इनकी बात करता है, हम देख चुके हैं पहले। प्रियम्बल क्या कहता है? दोबारा से आते हैं, JLEF, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल दिस विल लीड टू फ्रेटर्निटी। तो ये सारी चीजें हमारे प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो प्रियम्बल, दिस बिकम्स करेक्ट ऑप्शन। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी यही बात कहता है। वो कहता है कि there should be welfare of people, there should be national institutions should be guided by principles of social, economical and political justice, all people who are in any kind of need should be given relief। तो इस तरह की बातें, जो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी बात करता है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड की, कॉमन ब्रदरहुड की, ह्यूमनिज्म की, साइंटिफिक टेम्पर, डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो ये ऑल दीज आर रिफ्लेक्टेड हियर ऑल्सो। तो जब भी हम ऑप्शंस को देख रहे हैं तो हमको एक बार ये भी देखना है, थोड़ा सा हमको ऑप्शंस को लिबरली कंस्ट्रक्ट करना है प्री में। तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैपिंग नहीं होगी, बट कॉन्सेप्ट सेम है यहाँ पे इन तीनों में, और यहाँ पे ये सेम ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, सेम ही एंड्स की बात कर रहे हैं। तो ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट। आंसर बिकम 1, 2 and 3। नेक्स्ट हम आते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। तो दोस्तों ये देखिए, बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही ये स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता है। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस अवॉइड भी कर सकते हैं, पर अगर आपने इस बारे में पढ़ रखा है तो आप इसका एनालिसिस के द्वारा भी थोड़ा सा, अगर आपको एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स याद नहीं है तो भी थोड़ा सा एनालिसिस के द्वारा एक करेक्ट आंसर पे पहुंच चुके हैं। पर थोड़ा सा बैकग्राउंड होना जरूरी है। अगर बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है आपको, बिल्कुल भी ये फ्रेश आपके लिए टॉपिक लग रहा है, तो इस तरह के टॉपिक आप अवॉइड कर दीजिए। तो अब देखते हैं, पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट इज ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख रुपीज। तो अब ट्रांसजेंडर क्या है? कॉमन मैन से एक थोड़ा सा ज्यादा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ कम्युनिटी है। तो इसको अगर थोड़ी हायर लिमिट दी गई है तो ये सही है कि कॉमन मैन तो जो 1 लाख रुपए नहीं कमा पा रहा है एनुअल इनकम, उसको फ्री लीगल एड देगी। पर अगर वो ट्रांसजेंडर है तो अगर उसकी इनकम 2 लाख भी है तो भी उसको फ्री लीगल एड दी जा सकती है। तो ये दिस अपीयर्स टू बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो दोस्तों ये बात अक्सर न्यूज में रही थी उन दिनों कि ट्रांसजेंडर्स
should be treated approximately with OBC as they should be, क्योंकि एक नालसा का डिसीजन है 2014 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो ये कहता है कि ट्रांसजेंडर शुड बी ट्रीटेड एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो इनको और उसके बाद 2020 में भी ये काफी चर्चा में था विषय, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इनको लीगली पैरिटी का ट्रीटमेंट देंगे। तो यहाँ पे ये फिगर्स अलग अलग तो हो नहीं सकते, है ना। तो इधर 2 रॉन्ग होना चाहिए या 3 रॉन्ग होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन भी हम एनालिसिस के द्वारा इस इंफॉर्मेशन पे भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल सीनियर सिटीजन। तो ऐसा ब्लैंकेट क्लॉज नहीं हो सकता कि ऑल सीनियर सिटीजन्स को फ्री लीगल एड दी जाएगी, क्योंकि एक्ट ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो मॉनेटरी क्राइटेरिया फिक्स कर सकता है। तो इसमें मॉनेटरी क्राइटेरिया होगा, और जिन लोगों के पास थोड़ा और थ्योरी का बैकग्राउंड है तो उनको पता होगा कि स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन लाइक SC STs, केवल उन्हीं को फ्री लीगल एड विदाउट ए मॉनेटरी क्राइटेरिया है। तो वो बहुत ही लिमिटेड क्लास ऑफ पीपल है, उसमें सीनियर सिटीजन का कहीं उल्लेख नहीं है। तो दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन देन बिकम्स, we know 4 is wrong and we know 1 is correct, so then correct option becomes 1 and 2, है ना। और यही है दिल्ली, जो दिल्ली नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली के लिए यही क्राइटेरिया फिक्स किया गया। नेक्स्ट हम आते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट is one in which all political parties in parliament are represented in the government. India is a parliamentary system. India has a parliamentary system of government, and all political parties in parliament are not represented in the government in India. So this is wrong. Next है, government is responsible to the parliament and can be removed by it. Okay. नेक्स्ट कहता है, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। देम से मतलब है पीपल। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, ये तो सही है, बट कैन इट बी रिमूव्ड बाय पीपल? नो, पीपल डायरेक्टली नहीं करते हैं उसको रिमूव। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ए फिक्स्ड टर्म। ये बिल्कुल ही गलत है। कई बार गवर्नमेंट जब कॉन्फिडेंस लूज कर देती है तो इट इज रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट बिफोर इट्स फिक्स्ड टर्म। तो करेक्ट ऑप्शन बिकम, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। यहाँ होना चाहिए लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बट जनरली चलिए फिर भी, हाँ, जनरली फॉर द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए हाँ, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर। ये देखिए, वेलफेयर पे फिर हमने अक्सर देखा है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सवाल आते हैं। तो वेलफेयर, ये कौन सा पार्ट इसकी बात करता है? पहला ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टली सीधा सीधा आर्टिकल 38 में ही ये बात करता है, डायरेक्टली ये बोलता है टू एस्टेब्लिश, टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ पीपल। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये कंडीशंस क्रिएट करेंगी फॉर वेलफेयर, जब सबके पास अपॉर्चुनिटी हुई अपने आप को फुली डेवलप करने की, सो दे आर क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर वेलफेयर। बट डायरेक्टली वो वेलफेयर की बात कहीं पे भी फंडामेंटल राइट में डायरेक्टली नहीं है। लाइकवाइज जो प्रियम्बल है ये भी जो विजन है उसकी बात करता है, वो भी वेलफेयर की तरफ जा रहा है, बट डायरेक्टली वर्ड वेलफेयर इधर भी यूज नहीं है। 7th शेड्यूल हम देख चुके हैं, ये बात करता है लेजिस्लेटिव लिस्ट्स की, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्जेक्ट जहां पे लेजिस्लेशन बना सकता है सेंटर और स्टेट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ रेलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल टेक्स्ट है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई शब्द नहीं।
ये केशवानंदा भारती केस के बाद ये कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किया, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। जुडिशियल रिव्यू, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू, हमारे पास 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जब जुडिशरी इन दोनों ऑर्गन्स के, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के एक्शंस जब रिव्यू करता है, ये देखने के लिए कि वेदर दीज एक्शंस आर वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन दिस बिकम्स जुडिशियल रिव्यू। तो टू सेफगार्ड सिटीजन लिबर्टी एंड प्रिजर्व आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो ये पावर्स दी गई हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई हैं 32 में सुप्रीम कोर्ट को और 226 में हाई कोर्ट को। अगर किसी भी आदमी के किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को 32 में या फिर हाई कोर्ट को 226 में पिटिशन कर सकता है और अपने राइट्स एनफोर्स करा सकता है। तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम आते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी से हम क्या समझते हैं? ब्यूरोक्रेसी है अनइलेक्टेड जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के अफसर हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट ब्यूरोक्रेसी। जो ये गवर्नमेंट मशीनरी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के नीचे जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है, उसे ब्यूरोक्रेसी का नाम दिया गया है। तो एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वाइडनिंग कह रहा है, वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये तो अनइलेक्टेड होते हैं, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्कोप वाइडन नहीं कर रहे हैं, दे आर अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं बना है। इनका रोल है, दे हेल्प the top executive in formulation of policy and in execution of policy। तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज, नीतियां हैं, उनको बनाने में और उनका कार्यान्वयन करने के लिए इनका रोल है। तो दिस इज अगेन स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। इनका डायरेक्ट रोल नहीं है, ये कोलैटरल रोल हो सकता है, इंसिडेंटल रोल हो सकता है, बट डायरेक्ट रोल नहीं है। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो ये कर ही नहीं सकते, तो अनइलेक्टेड है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पार्लियामेंट में निर्धारित होती है, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, एक के बाद एक गवर्नमेंट गिर रही है या नहीं गिर रही, वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट्स फेल वन आफ्टर द अदर, तो कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है। तो पर उसमें इनका कोई रोल ही नहीं है, ये तो अनइलेक्टेड है। सो दिस अगेन बिकम्स रॉन्ग। नेक्स्ट है, एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, करेक्ट। पब्लिक पॉलिसी हमने देखा है कि उसको बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में इनका रोल है, सो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a part of the constitution but has no legal effect. Next, not a part of constitution and has no legal effect either. Next है, part of constitution and has same legal effect as any other part. Next है, part of the constitution but has no legal effect independent of other parts. तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं, लैंडमार्क केस है केशवानंदा भारती। केशवानंदा भारती ये डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले ये मान्यता थी कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जस्ट ए बेसिक स्टेटमेंट, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स बेसिक ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज नॉट पर से अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पर इस केस ने, केशवानंदा भारती ने ये मान्यता तोड़ दी और उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि preamble is a part of constitution। तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पर इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसमें कोई स्पेसिफिक किसी के ऊपर ना राइट क्रिएट किया गया है ना कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट की गई, पर ये बेसिक जो विजन है उसको रिफ्लेक्ट करता है।
तो इसका जो रोल है वो बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में हमको कोई कंफ्यूजन होगा, जब भी दो इंटरप्रिटेशन किसी प्रोविजन की पॉसिबल है, तो हम वो वाली इंटरप्रिटेशन चूज करेंगे जो प्रियम्बल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फर्दर करती है, जो उसके साथ जिसका सिनर्जी है, जो तालमेल प्रियम्बल के साथ बिठा रही है और उसके ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा अच्छी तरीके से पूरा कर पा रही है, हम वो वाली इंटरप्रिटेशन चूज करेंगे। और जो इंटरप्रिटेशन प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ जा रही है उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो ये इसका रोल है, जो कि डी जो पार्ट है उसमें आ रहा है, द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। दूसरे पार्ट्स से इंडिपेंडेंटली इसका लीगल इफेक्ट नहीं। दिस इज करेक्ट, रेस्ट ऑल इज रॉन्ग। आगे आते हैं, with reference to the provisions contained in part 4 of Constitution of India। part 4 क्या हो गया? DPSP, Directive Principle of State Policy। which of the following statements is are correct? they shall be enforceable by courts। wrong। आर्टिकल 37 जो फर्स्ट आर्टिकल है डीपीएसपी का, वो कहता है कि they shall not be enforceable but shall be it shall be duty of the state to incorporate them, to give them effect while making laws, है ना। नेक्स्ट, they shall not be enforceable by any court। करेक्ट। आर्टिकल 37 हम देख ही चुके हैं, कहता है they shall not be enforceable। principle laid down in this part are to influence making of laws by the state। करेक्ट। तो ये 2 and 3 इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही शी इज नॉट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। ये कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो मेंबर ऑफ स्टेट, अभी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है क्या? ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट प्रोविजन है और हम अपनी जनरल अवेयरनेस के द्वारा भी हम जानते हैं कि कई बार ऐसे लोग सीएम बनते हैं जो उस वक्त एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एमएलए या एमएलसी नहीं होते, वो बाद में बनते हैं स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस and sentenced to imprisonment of 5 years is permanently disqualified। कह रहा है permanently disqualified from contesting an election even after his or her release from prison। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसी को आपने परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया। जिन लोगों को 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है वो अगले 6 साल तक बाहर रहते हैं, ये प्रोविजन है। परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा। तो अगेन ये ब्लैंकेट प्रोविजन जब भी आप देखते हैं तो थोड़े आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ के और फिर उसको आंसर करना चाहिए। दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग, 1 ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही थिंक्स फिट। एब्सोल्युटली करेक्ट। आर्टिकल 85 डायरेक्टली ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो जहाँ भी अच्छा समझें वहाँ पार्लियामेंट को बुला सकते हैं। कोई स्पेसिफिक लोकेशन या कोई स्पेसिफिक टाइम्स नहीं दिए हैं, क्योंकि कई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जैसे मान लीजिए कोई वॉर हो जाए तो उसमें इस तरह के प्रेसिडेंट को वाइड पावर्स दी गई हैं। तो अगेन ये डायरेक्ट प्रोविजन है 85, वो कहता है प्रेसिडेंट कैन समन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही थिंक्स फिट। जब भी जहाँ उनको, जिस प्लेस में उन वो सेटिस्फाई हो जाएंगे उस वक्त सर्कमस्टेंसेस को देख के वहां बुला सकते हैं। एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन 3 सेशन की बात नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, बस ये प्रावधान है इसमें 85 में। तो दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग। There is no minimum number of days that a parliament is required to meet in a year. This appears to be correct. So the correct answer becomes 1 and 3.
दोस्तों इसी के साथ हम अपने एंड पे आ जाते हैं इस सेशन के। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।